हे हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के, और इसमें हमारी कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको देखने पहले और सीक्वेंस से सभी क्लासेस को देखें, जिससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रेगुलर क्लासेस के लिए। क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने शुद्ध और विकृत स्वर हैं? देखो, यूपी टैट में कई सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये म्यूजिक का क्वेश्चन है। तो म्यूजिक के भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 12 होते हैं इसमें शुद्ध और विकृत दोनों स्वर मिला करके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर थ्योरी। संगीत में नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाली 7 सुरों को स्वर कहा जाता है। जो 7 स्वर आपने अक्सर सुने होंगे उनको ही स्वर कहा जाता है। और ये 7 मुख्य स्वर हैं और इनके स्थान भी निश्चित होते हैं। ये होते हैं 2 तरह के, एक तो होते हैं शुद्ध और एक होते हैं विकृत। देखो, इसमें शुद्ध स्वर देख लेते हैं पहले। 7 स्वर जो होते हैं, 7 स्वरों को षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के रूप में जाना जाता है। और शॉर्ट में जो आपने सुना है ना, सारे गामा पा धा नी, ये जो है ना, ये संक्षिप्त रूप में बोला जाता है इन्हीं को। तो ध्यान रखेंगे। तो शुद्ध स्वर जो है ना वो 7 होते हैं। तो शुद्ध जो स्वर हैं इनके भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं चल स्वर और एक होते हैं अचल। अब देखो, चल स्वर में तो आ जाते हैं रे, गा, मा, धा, नी, और जो बाकी बचते हैं सा और पा। सा और पा जो होते हैं ये आ जाते हैं आपके अचल स्वर में। हिंदुस्तानी संगीत में 7 शुद्ध स्वर हैं, तो ये हमने अभी पहले भी देखा है। तो 7 होते हैं शुद्ध स्वर। इसके अलावा दूसरा जो टाइप था हमारा स्वरों का वो है विकृत स्वर। विकृत स्वर होते हैं 5, रे, ग, म, धा, नी। तो ये 5 होते हैं विकृत स्वर। ये भी 2 तरह के होते हैं, कोमल और तीव्र। तो इनको भी ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं दोनों टाइप में। सिर्फ म जो है वो तीव्र स्वर में आ जाता है, तीव्र विकृत स्वर में, और बाकी के आ जाते हैं कोमल स्वर में, रे, गा, धा, नी। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। वैसे से यही बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह से क्लासीफाई कर दिया है, जो हमने भी देखा था वही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के लिए किया जाता है? देखो, जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक से 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ध्रुपद। अगर आपने पहले म्यूजिक नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई बात नहीं, ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना इसी से आपको नॉलेज हो जाएगी। तो ध्रुपद जो है इसमें 4 ताल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ध्रुपद जो है भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक शैली है। तो ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, हवेली संगीत और दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से संबंधित मुख्य मुखर शैलियों की सबसे पुरानी शैली है, जो ध्रुपद शैली है। ध्रुपद में संस्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और परंपरागत रूप से गायन की ध्रुपद शैली का प्रदर्शन तानपुरा और पखावज के साथ किया जाता है। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तानपुरा और पखावज, तो इनके साथ जो है इसका परफॉर्मेंस किया जाता है, जो ध्रुपद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, रामदास शर्मा। तो रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है, ये कवि हैं। अभी देख लेते हैं बाकी के बारे में। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक भी है, ये संगीतकार हैं, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता है, यानी कई सारे काम करते हैं ये। और पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे और बनारस घराने से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे। और अहमद जान थिरकवा 20वीं सदी के सबसे प्रमुख भारतीय तबला वादक थे। इसके अलावा जो रामदास शर्मा हैं, जो कि हमारे तबला वादक नहीं हैं, ये हैं प्रसिद्ध हिमालयी कवि और अनुवादक। तो ये पोइट हैं, ना कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन थे म्यूजिक से हमारे इस क्वेश्चन पेपर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, ये आपको आंसर देना है इसमें। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1st, दिल्ली में ये आयोजित किए गए थे। 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, ये विचार किस विचारक द्वारा दिया गया था?
यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, स्वामी विवेकानंद। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, एक तरह से लग रहा है कि नेगेटिव वे में की गई है, लेकिन ये नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में की गई है। अभी देखते हैं कैसे। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरी, ये स्वामी विवेकानंद की स्टेटमेंट है, और इन्होंने जो है प्रायोरिटी एक तरह से मतलब खेल को दी थी, कि उन्होंने कहा था कि जवानों को मजबूत होना चाहिए, धर्म बाद में आएगा। मतलब धर्म को इन्होंने सेकेंडरी माना था, ना कि ऐसा कि भाई निगलेक्ट ही कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मजबूत बनो मेरे जवान दोस्तों, यही मेरी आपको सलाह है। आप गीता के अध्ययन के बजाय फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। ये निर्भीक शब्द हैं, परंतु मुझे उन्हें कहना ही है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। मुझे पता है कि जूता कहाँ चुभता है। मुझे थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है। आप अपने बाइसेप्स, अपनी मसल्स थोड़ा मजबूत होने से गीता को बेहतर समझ पाएंगे। तो एक तरह से वो क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके विरोधी हों गीता के, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप में थोड़े से मजबूत खून से आप कृष्ण की पराक्रमी प्रतिभा और पराक्रमी शक्ति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो जब आपका शरीर आपके पैरों पर टिका होगा और आप पुरुषों की तरह महसूस करेंगे, तो आप उपनिषदों और आत्मा की महिमा को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस प्रकार हमें इन्हें अपनी आवश्यकताओं पर लागू करना होगा। इनका कहना था कि भाई प्रायोरिटी हमें रखनी है मजबूत शरीर को, मजबूत हमारी बॉडी होनी चाहिए, जिससे कि हम और काम भी कर सकें, और इन चीज़ों को भी तभी हम समझ पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के इनके स्टेटमेंट थी। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक बीज किसकी संतति है? देखो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो कंटेंट वाली क्लासेस भी हमारी जल्दी ही स्टार्ट होंगी। तो नाभिक बीज किसकी संतति है? यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन फर्स्ट, ब्रीडर बीज। संतति होता है मतलब ब्रीडर बीज को, ब्रीडर बीज जो है इससे उत्पन्न होता है, एक तरह से ये माना जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाभिक बीज जो होते हैं ना, पादप प्रजनन अर्थात प्लांट बिल्डर द्वारा प्रथम बार तैयार किया गया बीज है। मतलब सबसे पहले ये बीज तैयार किया जाता है। इसमें आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता 100% पाई जाती है। अगर आप जानते हो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में, तो बीज जो होते हैं ना, आज आप देखो कितनी सारी वेराइटीज जो है नई नई आ गई हैं। तो ये क्या होता है ना, बीजों के साथ थोड़ी सी आनुवांशिक, जो एक तरह से फिजिकल जेनेटिक या फिर फिजिकल जो है उसके फीचर्स को चेंज कर देते हैं, दो बीजों को आपस में मिला करके या कई सारी चीज़ें उसमें एक्सपेरिमेंट करके तो नई प्रजाति तैयार करते हैं। लेकिन ये जो नाभिक बीज होता है ना, ये 100% शुद्ध माना जाता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो नाभिक बीज से ही एक बीज, ब्रीडर का बीज जो है वो जो है एक नाभिक बीज की ही संतान होता है, यानी नाभिक बीज जो है ना उसी से ब्रीडर बीज तैयार होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो अब कुछ बीज ऐसे होते हैं भाई जिनको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक। आज जो ये उत्पादन वगैरह बढ़ाने के लिए जो बीजों का मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें ये नहीं है शामिल नाभिक बीज, ये प्योर होता है, ये प्रथम बार तैयार किया गया होता है बीज। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसी का पार्ट, इसी का बीज, मतलब इसी का जो अंश है, इसका जो संतान है वो है ब्रीडर बीज। देखो यहाँ पर देख लेते हैं बीज को किन किन तरह के होते हैं। मतलब बीज होते हैं दो तरह के, साधारण बीज और उन्नतशील बीज। साधारण बीज जो होता है ना, इसे किसान स्वयं तैयार करता है, इसे कृषक बीज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो होता है उन्नतशील बीज, इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनमें कम से कम 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है। फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है। फसल उत्पादन में बीज महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई देखो बीज जो है ना अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, इसीलिए वैज्ञानिक विधि से ये तैयार किए जाते हैं उन्नतशील बीज अच्छे प्रोडक्शन के लिए। उन्नतशील बीज भी आगे 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन से? एक तो होता है जनक बीज, इसमें ब्रीडर बीज जो अभी हमने देखा था। जनक बीज जो होते हैं ना, मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां होती है ये, जैसे अभी हमने देखा भाई इनमें मिलावट नहीं होती है। तो जैसे कि भाई ये मॉडिफाई वगैरह करके जो बीज तैयार करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, वैसा नहीं होता, ये मूल रूप से शुद्ध होता है ये। तो ये जनक बीज कहलाता है। जनक बीज का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में पादप प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। तो बाकायदा संस्थानों में जो है एक तरह से इसका प्रजनन किया जाता है। आधार बीज होता है दूसरा, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन बीज, सीड। सामान्य रूप से जनक बीज की संतति को आधार बीज कहते हैं, यानी ब्रीडर बीज जो होता है ना जनक बीज, इससे तैयार होता है ये आधार बीज भी। तो जनक बीज को विश्वविद्यालयों निगमों द्वारा विशेषज्ञों की देखरेख में
खेत में उगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे कृषि करके आधार बीज तैयार करते हैं। तो कुछ इस तरह से आधार बीज जो है तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज जो होता है, आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं। आप देखो भाई, जनक बीज जो ब्रीडर बीज था उससे आधार बीज बना और आधार बीज से बना प्रमाणित बीज। आधार बीज को विशेषज्ञों की देखरेख में खेतों में बड़े पैमाने पर पैदा करके बहुत बड़े लेवल पर इसको पैदा करते हैं और परिष्करण के पश्चात प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यही बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस शुदा बीज की दुकानों में बुआई हेतु उपलब्ध होता है। जो किसान खरीद करके लाते हैं ना बीज, तो वही होता है ये प्रमाणित बीज। तरह से सर्टिफाइड सीड होता है ये। ध्यान रखेंगे, देखो भाई, जो चीज़ सर्टिफाइड होगी यानी कि कोई भी उसे खरीद सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे भाई। ये पूछा जा सकता है कि जो गोदामों में मिलता है वो कौन सा बीज होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है? ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4th लखनऊ में है। ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक औषधीय एवं सुगंधीय पादप संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको हिंदी में यहाँ पर लिख दिया गया है, जो इंग्लिश में वहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन में, ये इंग्लिश में दिया गया था नाम, ये हिंदी में कर दिया है। एरोमेटिक मतलब सुगंधित होते हैं, जो सुगंध वाले। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है, यानी कि इसी की प्रयोगशाला है ये, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। ये मूल रूप से वर्ष 1959 में एक केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो एक तरह से पहले क्या था, ये केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन था, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया। इसका लखनऊ में एक अनुसंधान मुख्यालय है, हेड ऑफिस है यानी कि, और बंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर और पुरारा में अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च हेडक्वार्टर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, इंग्लिश में भी वही दिया गया है मार्मलेड और हिंदी में भी वही दिया गया है, लेकिन मार्मलेड का मतलब होता है मुरब्बा। तो अभी इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3rd माल्टा। माल्टा है जो कि मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। देखो, जो मुरब्बा होता है ना, मार्मलेड को ही बोलते हैं हिंदी में मुरब्बा, लेकिन ये जो मार्मलेड है ये खट्टे फलों से तैयार होता है। तो मुरब्बा चीनी और पानी के साथ उबाले गए खट्टे फलों के रस और छिलके से बना हुआ एक फल है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्मलेड। ध्यान रखेंगे, सीट्रस फल इसमें यूज़ होते हैं। तो सीट्रस मुरब्बा के लिए फल का सबसे विशिष्ट ये विकल्प है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का जो यूज़ होता है अक्सर गैस साइट्रस परिरक्षित के लिए किया जाता है। तो जो ये मार्मलेड है ना, ये ध्यान रखेंगे भाई, सीट्रस जो फ्रूट होते हैं उनसे ही ये तैयार होता है। और ऐसा जो सीट्रस फ्रूट है ना, ये हमारा माल्टा है। माल्टा कैसा होता है शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, देख लेते हैं। ये देखो, कुछ ऑरेंज की तरह होता है, जैसे हमारे यहाँ पर ऑरेंज मिलता है वैसा ही ये होता है। ऊपर से देखोगे तो ऑरेंज जैसा ही दिखेगा, ये काटने के बाद कुछ ऐसा होता है, अलग अलग तरह का हो सकता है अंदर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd मैसूर में है ये। तो CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ये संस्थान ने 300 से अधिक उत्पाद, प्रक्रियाएं और उपकरण प्रकार विकसित किए हैं। ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। ये कई पेटेंट रखता है। पेटेंट होता है जैसे कि भाई कोई प्रोडक्ट है जो कि यहीं पर बनता है, कहीं और नहीं बनता है, मतलब बाद में बन सकता है, लेकिन जो एक तरह से जो इन्वेंट किया था वो इन्होंने किया था, या फिर उसका मूल है इनके यहाँ पर, उस प्रोडक्ट का पेटेंट वो होता है। तो संस्थान दक्षता बढ़ाने और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, निर्यात बढ़ाने, खाद्य उत्पादों के नए स्रोत खोजने, खाद्य उद्योगों में मानव संसाधन को एकीकृत करने, लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करता है। तो ये सभी काम है इसके, ये संस्थान के। तो कई सारी चीज़ें ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? देखो, ये जो है ना जेली वगैरह के जो है, जेली, मुरब्बा, ये सभी आपके होम साइंस से लिए गए हैं। होम साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो इसमें लगभग कुल मिलाकर के 7-8 सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1st चीनी।
परिरक्षक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होते हैं वो चीज़ें जिनसे ये चीज़ें खराब नहीं होती, ज़्यादा समय तक टिकी रहती हैं, प्रिजर्वेटिव वो होते हैं। तो चीनी जो है प्रिजर्वेटिव का काम करती है जेली में। जेली एक अर्धपारदर्शी कन्फेक्शन है जिसमें विभिन्न फलों के रस को अलग अलग या संयोजन में मीठा उबला हुआ धीरे धीरे उबाला जाता है और ठंडा किया जाता है। एक तरह से उबाल करके ये जेली तैयार की जाती है फ्रूट्स से या फिर जूसेस से। फ्रूट तरह तरह के होते हैं तो उससे फिर उबाल वगैरह करके इसको तैयार किया जाता है जेली को। चीनी जेल बनाने में मदद करती है। एक तरह से जब हम चीनी डाल देते हैं इसमें, फ्रूट्स के जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब जब हम उसको उबाल रहे हैं चीनी जब डाल देते हैं तो जेली जैसा बन जाता है। जेली बनानी है ना हमें, उसके लिए जेली को ये स्वाद भी देता है। एक तो जेल बनाने में मदद करता है शुगर, दूसरा जेली को स्वाद भी प्रदान करता है। वजन के हिसाब से 55% की एकाग्रता पर परिरक्षक के रूप में कार्य करती है, यानी 55% हम इसमें डालते हैं चीनी लगभग, तब ये एक तरह से हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करती है चीनी इसमें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। अगर आपको किसी और टॉपिक पर या फिर किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।